हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या सीख लेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो अब देखें, सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोई भी एक वेक्टर है 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको हम आई कैप जे कैप के की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, हम किस तरीके से अप्रोच फॉलो करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। फिर अगर आपको आर वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, और ये जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का, इसका डेरिवेशन हम करेंगे, इसको आप अच्छे से समझेंगे। फिर ये जो वेक्टर है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है और ये जेड एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी करेंगे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखें स्टूडेंट्स, देखो हमें ये एक आर वेक्टर दिया है। अब हम क्या चाहते हैं, इस आर वेक्टर के पहले तो हम कंपोनेंट करना चाहते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलावा। इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये क्यूबॉइड बनाया है, एक डब्बा। ये सारे के सारे फेस एडजेसेंट मतलब साथ में लगे हुए फेस, एक ये वाला फेस, जैसे बात करता हूँ ए बी सी डी, और ये ए बी ई एफ, इसको बोलते हैं एडजेसेंट फेस। तो ये सारे एडजेसेंट फेस जो है आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो एंगल है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। और फिर अगर बात करता हूँ ये एंगल क्या है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। वैसे ही अगर बात करता हूँ ये एंगल भी क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये तो आपको दिख ही रहा है परपेंडिकुलर, ये भी क्या है, सिमिलरली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ आप डब्बा इमेजिन कर लो एक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो वेक्टर है जिसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको हमें आई कैप जे के फॉर्म में लिखना है, इसको हमने इस क्यूबॉइड के डायगोनल से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर के मैं 3 कंपोनेंट अज्यूम कर रहा हूँ। एक तो है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्सिस के अलोंग। या तो मैं ये आर एक्स बोल दूँ, ये भी आर एक्स ही होगा और ये भी आर एक्स ही होगा। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ आपके सामने, ये कैसा हुआ, ये हुआ आर एक्स वेक्टर जो कंपोनेंट एक्स के अलोंग है, ये हुआ आर वाई वेक्टर क्योंकि ये वाई के अलोंग है, और ये हुआ आर जेड वेक्टर क्योंकि ये जेड के अलोंग है, राइट। अब हम जो आर वेक्टर है इसको आर एक्स वेक्टर, आर वाई वेक्टर और आर जेड वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं देखो पॉलीगॉन लॉ का यूज करने वाला हूँ। तो हम जानते हैं कि हर किसी वेक्टर के लिए सेम ही नियम होते हैं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की तरह इसको कंसिडर करता हूं और फिर पॉलीगॉन लॉ भी अप्लाई करूंगा। देखो हमें यहाँ से O से E तक जाना है, तो O से E तक जाने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। या तो मैं ऐसे जाऊं, फिर ऐसे जाऊं और फिर ऐसे चले जाऊं, या तो मैं ऐसे जाऊं, फिर मैं C से B जाऊं और फिर B से E चले जाऊं। कई रास्ते पॉसिबल है, तो मैं ये रास्ता चूज करता हूं, O से C, C से B और फिर B से E, राइट। तो O से C जो वेक्टर है वो तो हो गया आर जेड वेक्टर, और C से लेकर B वेक्टर कौन सा है, देखो स्टूडेंट्स, आर एक्स वेक्टर और ये जो वेक्टर बनेगा BC वेक्टर, ये सेम ही तो है। इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसको उठाओ और यहाँ शिफ्ट कर दो, ये क्या हो गया, आर एक्स वेक्टर, राइट, बिल्कुल। और B से लेके E ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर सेम ही तो है। अगर मैं आर वाई वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दूं, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये चारों लाइन 1 2 3 4 ये पैरेलल है, और साइड का जो लेंथ है वो भी सेम है। तो आर वाई वेक्टर को मैं सीधे यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये लो कर दिया, ये हो गया आर वाई वेक्टर। अब पॉलीगॉन लो हमें क्या बोलता है एक बार समझते हैं। ये पॉलीगॉन तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन
कुछ ऐसा समझ लें कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। तो पॉलीगॉन लॉ आपको ये बोलता है कि आर वेक्टर को आप लिखना चाहते हैं तो उसके कंपोनेंट्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ज़रा देखो, आप ये ट्राइंगल देखो ओ सी बी, ओ सी बी। तो अगर आप ओ सी बी ट्राइंगल देखोगे तो ओ सी बी ट्राइंगल में आर जेड प्लस आर एक्स वेक्टर क्या देगा आपको? ओ बी वेक्टर। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इतना तो आपको समझ में आता होगा। बिल्कुल, ये वेक्टर, तो ये जो वेक्टर मैंने बनाया है ये वेक्टर है क्या? ये आर जेड वेक्टर प्लस आर एक्स वेक्टर है। ये है आर एक्स वेक्टर प्लस आर जेड वेक्टर है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप एक और ट्राइंगल देखो ओ बी ई। तो आप अगर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो आप कहां गए? आप यहां गए, ओ ई। इसका मतलब ओ बी प्लस बी ई वैक्टर इज इक्वल टू ओ ई वैक्टर, या ये मैं कहूँगा आर एक्स प्लस आर जेड वैक्टर। मैं एक बार लिख ही देता हूँ। हम क्या कह रहे हैं? ओ ई वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर प्लस बी ई वैक्टर। तो ओ ई वैक्टर तो हमें पता है, तो आर वैक्टर है, और ओ बी वैक्टर क्या है? ओ बी वैक्टर है आर एक्स वैक्टर प्लस आर जेड वैक्टर प्लस आपके पास क्या है? आर वाई वैक्टर। तो आप देख रहे हो यहाँ से आपके पास यही तो आ गया। आप थोड़ा सा इंटरचेंज कर लो। तो ये बात आपको समझ में आ गई कैसे हम आर वेक्टर को लिखते हैं? आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। ओके, अब देखो, हम ये देख रहे हैं कि आर वेक्टर जो है वो आर एक्स आर वाई और आर जेड से मिलकर बना है। ये जो आर एक्स है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ आर एक्स के बराबर है। ऊपर से ये एरो हटा दो तो वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर एक्स वेक्टर को मैं लिखूंगा आर एक्स आई कैप, क्योंकि ये आई कैप डायरेक्शन में है। और सिमिलरली आर वाई वेक्टर को लिखूंगा मैं आर वाई इंटू जे कैप, प्लस आर जेड वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? आर जेड इंटू के कैप। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से मैं एक वेक्टर को देखो लिख लिया, और ये आपको आप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं इसके मैग्नीट्यूड की ओर। मॉड आर, या उसको सिंपली हम ऐसे आर भी लिख सकते हैं। मॉड आर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखना है तो वेक्टर से हटा दो तो अपने आप मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ देखो स्टूडेंट्स, पूरा ध्यान यहाँ पे देना। ये जो ओ सी बी ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है? एक राइट एंगल है। ये क्या है? हाइपोटेनियस है, और ये परपेंडिकुलर और बेस दूसरे साइड्स। तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर क्या देगा? ओ बी स्क्वायर। लिखता हूँ मैं यहाँ पे ओ बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ओ बी स्क्वायर क्या होगा? ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ओ बी कितना है? ओ बी को पहले हम निकाल लेते हैं। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ आर जेड का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, राइट। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं? इन ट्राइंगल, अब आप ये वाला ट्राइंगल लो ओ बी ई, इन ट्राइंगल ओ बी ई। तो ट्राइंगल ओ बी ई को आप जरा देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कौन सा है? ये बात आपको समझ में आती होगी। एक डब्बा इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा ये नीचे वाला प्लेन है और ये एक लाइन है जो कि उसके नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दिस का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर लिखता हूं मैं ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर। और ओ ई है क्या? तो मैं लिखूंगा ओ ई है आर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हुआ? देखो ओ बी को क्या लिखता हूं मैं? यहाँ पे देखो ओ बी को लिखता हूं मैं ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। मैं पहले इसी फॉर्म में लिखता हूँ। ओ बी को लिख रहा हूँ मैं ओ सी स्क्वायर
प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। और यहाँ से हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो आर वेक्टर देखो अंडर रूट ऑफ ओ सी क्या है, ओ सी है आर जेड, और यहाँ पे सी बी क्या है आर एक्स, और बी ई क्या है आर वाई। तो आर एक्स भी आ गया, आर वाई भी आ गया, आर जेड भी आ गया। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सिंपल भी। तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, और मैं एक बार इसको यूज भी करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें कोई वेक्टर दिया है आर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। और आप देखोगे ये क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 9, और ये कितना आ गया 3। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया इसका मैग्नीट्यूड। अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। देखो भाई, किसी भी वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आर कैप। यूनिट वेक्टर को हम कैसे प्रिंट करेंगे, आर कैप। तो अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो किसी भी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, खत्म। तो अभी हमने देखा आर एक्स वेक्टर क्या था, ये आर वेक्टर क्या था, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप डिवाइड बाय आप आर कर दो, और आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। जैसे पिछले वाला जो केस था, आर वेक्टर क्या था, आर वेक्टर था 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो अगर मुझे आर कैप लिखना है तो आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड आर करना है। 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला था हमने, 3, और ये आपने क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर निकाल लिया। कितना इजी है। ओके, अब देखो, अब हम एंगल निकालने पर आ गए हैं। एंगल निकालेंगे। ये जो वेक्टर है, अगर आपको दिया हुआ है, कोई वेक्टर दिया है 2i कैप, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था ना, वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, वो वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ क्या क्या एंगल बना रहा होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो चलो अज्यूम करते हैं कि ये जो आर वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और सपोज यही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और यही वेक्टर सपोज जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा। ओके, तो अब हम क्या चाहते हैं, जो आर वेक्टर के कंपोनेंट थे, जैसे ये एक हो गया आर एक्स वेक्टर, और कौन सा कंपोनेंट था इधर की तरफ, आर वाई वेक्टर। तो आर वाई वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड मैंने आर वाई लिखा है, और यहाँ पर ये आर जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। ओके, अब देखो हम एक ट्राइंगल कंसिडर करने वाले हैं। मैं पहले आपको ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। ई से लेकर ए तक की जो लाइन है इसको ज्वाइन करते हैं, तो देखो क्या बनता है, ये बन गया। अब ट्राइंगल ओ ए ई, बताओ कौन सा एंगल इसमें से राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा एंगल इसमें राइट एंगल है। ओ ई ए में कौन सा एंगल राइट एंगल है, जरा इमेजिन करो, ये डब्बा है। आई होप आपने इमेजिन किया होगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि ई से मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो फेस है ई एफ ए बी, ये जो फेस है ये एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, राइट। तो फिर इस फेस में लाई करने वाली हर एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये जो एंगल है ये राइट एंगल है। और ऐसा अगर है तो जरा कॉस अल्फा लिख के बताओ। कॉस अल्फा हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल जो अल्फा है उसके साथ थीटा के साथ वाला जो साइड होता है वही तो बेस माना जाता है। तो ये हुआ बेस, मैं बोलूँगा आर एक्स अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ओ ई क्या है आर, क्या है आर।
क्या लिखा है एक्चुअली मैंने, बेस ओ ए अपॉन ओ ई। एकदम बात क्लियर? ओके, तो यहां से हम देख रहे हैं कि आर एक्स कितना आ गया, आर कॉस अल्फा। एकदम सिंपल। अब देखो मैं आर वाई को लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके लिए हमें कौन सा ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल ओ जी ई। ओ जी ई, हमें इस ट्राइंगल को कंप्लीट करता हूं ये। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा एंगल राइट एंगल है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, राइट एंगल ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल है, ये राइट एंगल है। और फिर अगर मैं इसमें वापस से कॉस बीटा लिखूंगा तो कॉस बीटा होगा दिस, थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिखूंगा ओ बी अपॉन ओ ई, मतलब आर वाई अपॉन आर, और हम लिखेंगे आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस बीटा। ये भी बात समझ में आ गई। सिमिलरली अगर आप क्या करो, एक और ट्राइंगल खत्म करो, कंप्लीट करो ये, तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे ये जो है, अब ये बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप समझ गए होंगे इन सारी चीजों से, ये जो ट्राइंगल बनने वाला है ये 90 एंगल है। तो दिस इन ट्राइंगल ओ सी ई, इन ट्राइंगल ओ सी ई, वैसे बोर्ड में आता है तो इतना नहीं लिखना पड़ता है। मैं लिखूंगा कॉस गामा इज इक्वल टू, देखो उसके एंगल के साथ वाला तो बेस होता है, एंगल के साथ वाला बेस होता है, तो वो हो गया आर जेड अपॉन आर, और यहां से आप लिखोगे आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस गामा। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, 1, 2 और ये 3 पूरी, तो फिर आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने बात आने वाली है। हमने पढ़ा था आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, राइट। तो आप देखो यहाँ से जो हमने आर एक्स की वैल्यू निकाली है, आर वाई की वैल्यू निकाली है और आर जेड की वैल्यू निकाली, जरा पुट कर दो। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखूंगा आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप। तो अब पहली बात तो आप देख रहे हो कि अगर आपको अल्फा बीटा और गामा एंगल पता हो कि एक वेक्टर है वो एक्स वाई जेड से क्या क्या एंगल बना रहा है आपको पता है, तो आप खटाक से क्या कर सकते हो, खटाक से आप वेक्टर लिखते हो आई कैप जे की फॉर्म में, आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है, आपने शुरुआत कैसे करी थी, शुरुआत भी अपन ने इसी डायग्राम से करी थी, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। तो अपन ने पहले इसको डिराइव किया था, अब हमने आर एक्स आर वाई आर जेड का जो है मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, बस अगर हमें अल्फा बीटा गामा पता हो तो। लेकिन अभी तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं कि हमें आर वेक्टर दिया है और अगर हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है तो क्या करेंगे, तो अब देखो इसके आगे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले यूनिट वेक्टर देखो, आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। ये जो तीनों टर्म है इसमें से आर कॉमन निकालो और यहाँ नीचे खिसका दो, तो ये क्या बन गया, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा की कैप। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आ गया। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है कि अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता है तो आप क्या कर सकते हो, सीधे कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप करके आपने सीधे यूनिट वेक्टर निकाल दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं आखिरी में सारे फॉर्मूले आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता भी दूंगा कि ये आपको याद रखना है। पर अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, एक और रिलेशन निकल के आने वाला है। ये बताओ मुझे, यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी अभी आपने सीखा, अगर आर एक्स आर वाई आर जेड है तो मैग्नीट्यूड होता है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड इसका, मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू सीधे आ जाने वाला है 1।
तो ये भी एक रिलेशन याद रखेंगे कि अगर एक वेक्टर है जो कि अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बोली है, वो है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। याद रखें स्टूडेंट्स ये। तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, पहले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, आर इसका मैग्नीट्यूड, तो वो भी आपको आता है। आर वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ ही लिया। फिर आपको कौन सा एक फॉर्मूला याद रखना है, ये कि अगर आपको अल्फा बीटा गामा एंगल पता है तो आप क्या कर सकते हो, उस वेक्टर के अलोंग आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, मतलब उसकी डायरेक्शन बता सकते हो। कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप इज इक्वल टू, ये अपना यूनिट वेक्टर आ गया। और एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसका यूज कब होगा, सपोज आपको दे दिया अल्फा और बीटा और गामा नहीं पता, तो आप लिख देना गामा। इस फॉर्मूले से आप गामा की वैल्यू निकाल लेना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब हम वो एग्जाम्पल करते हैं जो हम शुरुआत से लेते हुए चल रहे हैं। क्या था वो एग्जाम्पल था आर वेक्टर सपोज आपको दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस नहीं माइनस था माइनस k कैप। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर से आप कैसे निकालोगे कि एंगल कितना बना रहा है ये वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है कि यूनिट वेक्टर निकालो, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो जब मैं यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ तो इसके अंदर एक स्टेप हिडन है कि हमें निकालना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाल लिया 3। तो आर कैप जो है यूनिट वेक्टर, जो कि हो गया आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड आर, वो आ जाएगा 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। और इसके बाद जो स्टेप है वो है कि हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर विथ आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो आप जैसे ही कंपेयर करोगे आपको खुद ही आंसर दिख रहा है कि कॉस अल्फा जो है वो 2/3 के बराबर है और कॉस बीटा जो है वो भी 2/3 के बराबर है। कंपेयर कर दिया। और जो कॉस गामा है, ये कॉस गामा जो है ना, इसको ऐसे लिखो, प्लस करके या माइनस ऐसे, तो आपको दिख रहा होगा कि कॉस गामा क्या है, -1/3। और इसको सॉल्व करना है तो आप खाली इतना लिख के छोड़ सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ -1/3, दैट्स इट। और आपको वैल्यू पता है तो आप वैल्यू लिख दो, राइट। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने सारी बातें बता दी, मतलब एक तरीके से हमने 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर खत्म कर लिया, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन भी तो करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर दी है आपको। अभी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व करना है। वीडियो पॉज करके, जैसे ही बोलो वीडियो पॉज करो तो आपको सॉल्व करना है, और फिर 10 सेकंड के बाद मैं खुद बताना स्टार्ट कर दूंगा। देखो, आपको वेक्टर दिया है 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप प्लस ए के कैप, और एक इंफॉर्मेशन आपको और दी है, अगर ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड ए एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। चलो स्टूडेंट्स, खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। देखो कैसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो वेक्टर है, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्योंकि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ऐसा कह दिया है, और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है 1। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, 1 है। तो बस खत्म बात। एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ। क्या होता है, RS का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर प्लस RZ का स्क्वायर इज इक्वल टू, सीधे अपन कर देंगे 1 के बराबर।
3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट लेते इज इक्वल टू 1 करते, लेकिन अब अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर ये 9 आ गया बाय 25 और ये कितना आ गया 16/25 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप जैसे देखोगे 9 प्लस 16 भी 25 होता है, तो ये पूरा क्वांटिटी जो है ये 1 ही लिखा है और ये 1 से 1 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 0, ए की वैल्यू आ गई 0। अब इसका क्या मतलब है, तो देखें अपन इसके लिए क्या करते हैं, पहले एंगल निकालते हैं जो कि पूछा है भी क्वेश्चन में। तो अपन ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर हमें एंगल निकालना है सबसे पहले ये निकालना पड़ता है यूनिट वेक्टर। तो ये खुद एक यूनिट वेक्टर ही लिखा हुआ है और यूनिट वेक्टर है क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप प्लस 0। इसको नहीं भी लिखता तो भी चलता। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कॉस अल्फा 3/5 है, कॉस बीटा 4/5 है और कॉस गामा 0 है। ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा की वैल्यू, बताओ अल्फा की कौन सी वैल्यू पे 3/5 आता है, भाई अल्फा की वैल्यू होना चाहिए आई थिंक 53, तो 53 डिग्री। और बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कौन से, अब अगर ये 53 है 3/5, 53 पे 3/5 है तो 37 4/5, तो ये 37 डिग्री। और आपको गामा क्या दिख रहा है 90। तो ये बन गया, खत्म कहानी इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप ये सीख गए तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर लोगे। ओके, क्या क्वेश्चन है, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कि द 10√2 न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग ए वेक्टर दिस 3ik प्लस 4jk प्लस 5k। और आपसे बस ये पूछा है कि ये जो फोर्स है वो फोर्स वेक्टर आप लिख के दिखा दो। चलो वीडियो पॉज करो और करके बताओ। ओके, तो आपने वीडियो पॉज किया होगा और अब मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसके आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसकी ये तैयारी है। देखो हमें सिर्फ एक वेक्टर लिखने के लिए बोला है और एक वेक्टर अगर लिखना है तो हमें एक ही फॉर्मूला फॉलो करना होता है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट्स इट। वेक्टर है कौन सा, वेक्टर है एफ वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड पता है कि आपको, बिल्कुल पता है 10√2। और डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या हम निकाल सकते हैं, फोर्स जिस वेक्टर के अलाउंग लग रहा है उस वेक्टर के अलाउंग क्या कोई वेक्टर दिया है ना, ये वेक्टर के अलाउंग तो फोर्स लग रहा है, पर हम डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम इस वेक्टर के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर है हमको इसकी डायरेक्शन चाहिए, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। तो इसका हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्शन ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड। अब ठीक है, 10√2 इंटू ए वेक्टर कितना हो गया 3i प्लस 4j प्लस 5k और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो ये आएगा 25 50, ये एक्चुअली 5√2 आ जाएगा, 5√2। और आप इसको सॉल्व कर दो, ऊपर 10√2 लिखा है, यहाँ पे 5√2 दिख रहा है मुझे, तो ये अंदर 200 है, 2 आ गया, बाहर 2 आ गया। 3i प्लस 4j प्लस 5k और ये आपके पास फोर्स वेक्टर और आप बाहर लगा दो न्यूटन। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। आपको समझ में आया कैसे किया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार, अगर आप वो कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी आप अगर नहीं समझते हो तो आप बाद में फिर इसी क्वेश्चन को लेके परेशान होंगे। इसलिए आप देखो क्वेश्चन क्या है और समझो भी। आपको 3 फोर्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको F1 वेक्टर बोल देता हूँ और ये जो है ये F2 वेक्टर है और तीसरा फोर्स हो गया F3 वेक्टर।
ये तीनों के तीनों फोर्स इस पॉइंट ए पर लग रहे हैं और आपसे पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ए। बिना कुछ बताए, बिना कुछ मैं आपको हिंट दिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो आपके मन से और नेट फोर्स निकालो। चलो वीडियो पॉज करो आप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। इसी तरीके से आपको वीडियो पॉज करना है और आगे बढ़ना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलीगॉन लॉ से हमने ये सीखा कि अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो जो उसके कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स को वेक्टोरियली ऐड कर दो। मतलब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये है। सो हमें निकालना है F1, F2 और F3 वेक्टर। तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। और ये अपन ने यहाँ पे अपनी बाउंड्री बना ली। ये F1 वेक्टर, हमें अगर कोई भी वेक्टर लिखना होता है तो अभी हमें देखा हमने कि फोर्स इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड F1 की बात करता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। और डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है? उसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है। अब यहाँ पे जो वेक्टर है ये 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन ही हो रहा है। तो ऐसे केस में बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मुझे F1 वेक्टर लिखना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिख दें। और यूनिट वेक्टर लिखने के लिए अगर ये एंगल अल्फा है तो करना क्या होता है, अगर मैं इसको बोलता हूँ F1 वेक्टर तो ये F1 कैप इसकी डायरेक्शन होगी। और F1 कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। ये पिछले वीडियो में समझाया है स्टूडेंट्स मैंने, अगर आपको समझना है तो आप जाके बिल्कुल समझ सकते हो, राइट। पिछला जो वीडियो है आप जाएंगे चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे वेक्टर्स इन फिजिक्स में, आई थिंक 7th लेक्चर है वो। ओके, तो आप पिछला लेक्चर जाके देखें, वहाँ पे मैंने ये सिखाया है। तो एफ कैप ये है, यहाँ से देखो ये आ गया कॉस 37 आई कैप प्लस साइन 37 जे कैप। और आपके पास F1 कैप जो है वो आ गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाय 5। और आप इस तरीके से F1 वेक्टर लिख सकते हो। देखो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाय 5। तो आप यहाँ से 5 से 2 बार गया और ये कितना आ गया? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप और बाहर लगा दो आप न्यूटन। तो इस तरीके से आपने एक वेक्टर लिखा। सिमिलरली आप जो दूसरा वेक्टर लिखोगे F2 वेक्टर, तो F2 वेक्टर आएगा 10 आई कैप, लेकिन बाहर माइनस भी आएगा क्योंकि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट होगा 10 न्यूटन का और उसका ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये भी 10 ही आने वाला है। आप एक तरीका और भी है कि आप कंपोनेंट पहले निकालो, जैसे मैं इसका कंपोनेंट पहले निकाल सकता था। कितना? 10 cos 37, 10 cos 37 कितना होता है? 10 cos 37 होता है 8। तो ऐसे भी कर सकता है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? 6। तो वैसे इसी कंपोनेंट जब मैं लिख रहा हूँ तो प्लस 10 जे कैप आएगा और वो भी न्यूटन। और F3 जो है वो कितना होगा? वो लिखूंगा -16 जे कैप। अरे ख़त्म हो गया। आपको नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स निकालने के लिए अब देखो तीनों वेक्टर को आप ऐड करोगे। तो पहला वेक्टर आपका क्या है? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस दूसरा -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस, प्लस नहीं, यहाँ प्लस लिखो, -16 जे कैप। और आप इन सबको ऐड करोगे, देखो 8 ये -10 आ गया। ओके, तो 8 -10 तो आ गया -2 आई कैप। ओके, यहाँ तक बात ठीक है। 6 + 10 16 -16, तो ये सब कैंसिल हो गए और ये न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर है? रिजल्टेंट फोर्स है 2 न्यूटन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप देख रहे हो रिजल्टेंट फोर्स इधर है।
ये है एफ रिजल्टेंट। इस तरीके से आप रिजल्टेंट फोर्स निकालते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको कैसे वेक्टर लिखना होता है, कैसे एंगल निकालने होते हैं, कैसे रिजल्टेंट निकालना होता है, आपको समझ में आया होगा। आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से देख सकते हो वीडियो को। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें और कमेंट भी जरूर लिख के दिखाएं, बताएं मुझे कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास और वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।